डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिंह, प्रवक्ता डाइट सोनभद्र। आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो क्लास में मैंने आपके विज्ञान पाठ्यक्रम के अध्याय पारिस्थितिकी तंत्र अथवा पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है और इसके घटक या संरचना यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम टॉपिक पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो क्लास में मैं पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम टॉपिक पर चर्चा करूंगा। तो जैसा कि पिछली वीडियो क्लास में हमने जाना था कि पारितंत्र या इकोसिस्टम प्रकृति की वह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जिसमें विभिन्न जीवधारी आपस में तथा साथ ही साथ अपने आसपास के पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। पारितंत्र अपनी इसी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए अपने जैविक एवं अजैविक घटकों को निम्नलिखित कार्यों यानी कि फंक्शंस के द्वारा एक दूसरे को संयोजित किए रहता है। ये फंक्शन है खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन, खाद्य जाल यानी कि फूड वेब, ऊर्जा का प्रवाह यानी कि एनर्जी फ्लो, और जैव भू रासायनिक चक्र या कि बायो जियोकेमिकल साइकिल। यानी कि ये जो चार जो टर्म का हमने नाम लिया, ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य को इंगित करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसके द्वारा पारितंत्र में हरे पौधों से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। एक निश्चित क्रम में स्थानांतरण होता है। हरे पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न जीवों का क्रमवार अन्य जीवों द्वारा खाया जाना और स्वतः भी खाए जाने को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि उत्पादकों द्वारा बनाए गए कार्बनिक पदार्थों में जीवधारियों के लिए उपयोगी ऊर्जा होती है। इन कार्बनिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं, खाद्य या फूड कहते हैं। इस खाद्य का उपयोग सबसे पहले प्रथम स्तर के उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी जंतु करते हैं। फिर इन शाकाहारी जंतुओं को अगले स्तर के उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी खाद्य पदार्थ के रूप में खाते हैं और फिर अगले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए यानी कि कंज्यूमर्स के लिए स्वयं खाद्य पदार्थ बन जाते हैं। यानी कि मांसाहारी अन्य मांसाहारी जीवों के लिए खाद्य पदार्थ के रूप में काम आते हैं। तो इसी क्रम को यानी कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर तक ऊर्जा के भोजन के रूप में स्थानांतरण को हम क्या बोलते हैं, क्रमवार स्थानांतरण को हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। किसी फूड चेन को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल है, इसमें उत्पादक क्या है, घास है। घास को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाला प्राथमिक उपभोक्ता जो कि शाकाहारी है वो टिड्डा है, और टिड्डा को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर
यानी कि मांसाहारी जंतु वो है मेढक है। और मेढक को सांप खा रहा है और सांप को बाज या चील खा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि घास को सीधे सांप नहीं खा सकता है, यानी कि उत्पादक को सीधे मांसाहारी जंतु नहीं खा सकता है, और टिड्डे को बाज या चील नहीं खा पाते हैं। तो जीवधारियों के एक निश्चित क्रम को, जिसमें विभिन्न जीवों का क्रमवार अन्य जीवों द्वारा खाया जाना और स्वतः भी खाए जाने को क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के फूड चेन दिखाई दे रहे हैं। पहले फूड चेन में सिर्फ 3 जंतु हैं, और दूसरे में 4 जंतु हैं, और चौथे फूड चेन में क्या है? 5 जंतु हैं। तो ये कह सकते हैं कि फूड चेन में कम से कम 3 या 4 जंतुओं का होना आवश्यक है, और अधिक से अधिक 5 या 6 जीव हो सकते हैं। तो दूसरे फूड चेन में दिखाई दे रहा है कि गाजर क्या है? उत्पादक है, और इसको ग्रहण कर रहे हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि खरगोश को खाने वाला जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, यानी कि मांसाहारी, वो है लोमड़ी, और लोमड़ी को मारकर खाने वाला जो है वो शेर है। और शेर जब मर जाता है और साथ ही साथ खाद्य श्रृंखला के अन्य जंतु भी मर जाते हैं, तो उन सबको भोजन के रूप में अपघटक प्रयोग करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि पारतंत्रों में, यानी कि पर्यावरण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फूड चेन्स के बारे में, खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में। तो प्रकृति में प्रमुखतः 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। पहली है परभक्षी श्रृंखला या प्रेडेटर चेन। यह श्रृंखला उत्पादकों अर्थात हरे पौधों से आरंभ होती है तथा छोटे जंतुओं से क्रमशः बड़े जंतुओं में जाती है। यानी कि इस प्रकार के फूड चेन में उत्पादक तो होंगे ही, उत्पादकों को छोटे जीव जैसे कि टिड्डा खाएगा, कीड़े मकोड़े खाएंगे, फिर उन कीड़े मकोड़ों को उनसे बड़े जंतु, जैसे टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक क्या टिड्डे से बड़ा है, या टिड्डे को चिड़िया खाती हैं, चिड़िया क्या है टिड्डे से बड़ा है, फिर उनको उनसे बड़े जंतु, जैसे मेढक को या तो सांप खाएगा, तो सांप क्या है मेढक से बड़ा है। इसी प्रकार पक्षी को भी क्या है, या तो सांप खाएगा या तो बड़ा पक्षी चील या बाज खाएगा, तो ये क्या है उससे बड़े हैं। तो परभक्षी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादकों में होता है। उत्पादकों को छोटे शाकाहारी जीव खाते हैं, फिर शाकाहारी जीव को उससे बड़े मांसाहारी जीव खाते हैं, और उस मांसाहारी जीव को उससे भी बड़े मांसाहारी जीव खाते हैं। फिर दूसरा फूड चेन है वो है परजीवी या पैरासिटिक चेन। इस श्रृंखला की भी शुरुआत उपभोक्ता से ही होती है, परंतु यहाँ पे जो उपभोक्ता होता है वो बड़े होते हैं, और बड़े जीवों पे छोटे जीव भोजन के लिए आश्रित होते हैं। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता बड़ा होगा, द्वितीयक उपभोक्ता उससे छोटा होगा, तृतीयक उपभोक्ता उससे छोटा होगा, और चतुर्थक उपभोक्ता उससे भी छोटा होगा। और तीसरे प्रकार की फूड चेन जो पाई जाती है वो मृत्योपजीव श्रृंखला या सैप्रोफिटिक चेन बोलते हैं। इस श्रृंखला की शुरुआत मृत जीवों या मृत
कार्बनिक पदार्थों यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर्स या डेड बॉडीज से शुरुआत होती है और ये क्या होती है, और ये सूक्ष्म जीवों की तरफ चलती है। यहाँ पे फूड चेन के एग्जाम्पल्स हैं। सेप्रोफिटिक फूड चेन का एग्जाम्पल देख रहे हैं। डेड ऑर्गेनिजम्स को बैक्टीरिया खाते हैं या फंजाई खाते हैं, फिर उसको दूसरे फंजाई या बैक्टीरिया खाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के फूड चेन्स हो गई। अब हम चर्चा करेंगे पोषण स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल। तो भी हमने देखा कि खाद्य श्रृंखला में जीवों का एक निश्चित क्रम होता है। तो खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर या कड़ी अथवा जीव को हम क्या बोलते हैं, पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। जैसा कि हमने उस एग्जाम्पल में देखा कि घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है और मेढक को सांप खाता है। तो यहाँ पे घास, टिड्डा, मेढक और सांप, फिर अंत में बाज या चील, ये सभी जीव क्या करते हैं, पोषण स्तर का निर्माण करते हैं या ये विभिन्न पोषण स्तर पर रखे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा सबसे पहले उत्पादक यानी कि हरे पौधे भोजन बनाते हैं। तो इन हरे पौधों को हम पोषण स्तर प्रथम या T1 पर रखते हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता जो इन पौधों को खाते हैं वे द्वितीय पोषण स्तर या दूसरा पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल 2 का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जो मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता जो शाकाहारी जंतु खाते हैं वह तृतीय पोषण स्तर या T3 का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से पारतंत्र में T4 यानी कि पोषण स्तर चतुर्थ, पोषण स्तर पंचम आदि उपभोक्ता पोषण स्तर हो सकते हैं। और पारतंत्र के जो अपघटक होते हैं उनको हम सामान्यतः पोषण स्तर षष्ठम यानी कि T6 ट्रॉफिक लेवल 6 पर रखते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण है, घास को खाने वाला टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप और सांप को बाज या चील। इस उदाहरण में क्या है, घास क्या है, प्रथम ट्रॉफिक लेवल प्रथम, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, तथा बाज या चील ट्रॉफिक लेवल 5th का रिप्रेजेंट करता है या प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से यहाँ पे चित्र है। चित्र में आप देख रहे हैं घास क्या है, उत्पादक के रूप में है और इन उत्पादकों पे प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डे के रूप में है और इन टिड्डियों को मेढक खा रहा है और मेढक को तृतीयक उपभोक्ता यानी कि सांप खा रहा है और सांप को उच्च उपभोक्ता यानी कि बाज या चील खा रहा है। तो घास क्या है, प्राथमिक उत्पादक है, परंतु प्राथमिक उत्पादक है और इसको हम पोषण स्तर प्रथम पे रख रहे हैं। टिड्डा क्या है, शाकाहारी उपभोक्ता है या प्राथमिक उपभोक्ता है, इसको हम पोषण स्तर द्वितीय पर रख रहे हैं। मेढक क्या है, मांसाहारी है यानी कि ये है द्वितीयक उपभोक्ता, इसको हम रख रहे हैं पोषण स्तर 3 पर। और सांप जो कि तृतीय उपभोक्ता है और मांसाहारी है, इसको हम पोषण स्तर 4 पर रख रहे हैं। और मोर या चील ये क्या है, ये भी मांसाहारी है और चतुर्थ उपभोक्ता है, इसको हम ट्रॉफिक लेवल 5 पे रख रहे हैं और इनको फिर खाने वाला और कोई नहीं होता है और ये जब सिर्फ मरते हैं
तो इनको क्या करते हैं, अपघटक नष्ट करके इनके कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए हम अपघटकों को ट्रैफिक लेवल 6 पर रखते हैं। इस चीज़ से भी स्पष्ट हो रहा है कि जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, यानी कि जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, या सबसे पहले ये जंतु होते हैं जो कि सूर्य प्रकाश की प्रकाशिक ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इनको हम प्रथम ट्रैफिक लेवल या पोषण स्तर रखते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, उनको हम द्वितीय ट्रैफिक लेवल या द्वितीय पोषण स्तर में रख रहे हैं। इसी प्रकार से जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जो कि मांसाहारी होते हैं, इनको हम तृतीय पोषण स्तर यानी कि थर्ड ट्रैफिक लेवल पर रख रहे हैं। और चतुर्थ ट्रैफिक लेवल पे हम रख रहे हैं द्वितीयक मांसाहारी को। तो ये हो गया ट्रैफिक लेवल या पोषण स्तर के बारे में उन्होंने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे पारतंत्र के द्वितीय कार्य यानी कि खाद्य जाल का निर्माण या फूड वेब। जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि खाद्य श्रृंखला के जो जीव होते हैं वे पोषण स्तर का निर्माण करते हैं, और इकोसिस्टम में पोषण स्तर क्या होते हैं, लीनियर नहीं होते हैं, रैखिक नहीं होते हैं, वरन ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि हमने भी फूड श्रृंखला की बात की, तो वो फूड श्रृंखला सिर्फ लीनियर नहीं होती है, ये कई फूड श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं, और कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जो संयोजित होती हैं, और ये मिल करके क्या करते हैं, खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से खाद्य जाल या फूड वेब किसी पारतंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है, और विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। जैसा कि हमने बताया कि खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई अलग अलग होती है। किसी खाद्य श्रृंखला में सिर्फ 3 जंतु हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं, और किसी में जनरली 5 होते हैं। और ये इनकी क्या है, जटिलता भी अलग अलग होती है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों के द्वारा खाया जाता है, और जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनता है। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध क्या होता है, शाखान्वित या ब्रांच्ड होता है, तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं जिसे हम फूड वेब या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पे हम एक फूड वेब यानी कि खाद्य जाल का चित्र देख रहे हैं, जिसमें कई फूड चेन्स यानी कि खाद्य श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं। सबसे पहला है कि मक्के के पौधे पर निर्भर होने वाला टिड्डा। टिड्डे को चूहा खा रहा है, और चूहे पर निर्भर रहने वाला है अजगर, और अजगर पर निर्भर रहने वाला है भोजन के रूप में वो है बाज। एक फूड चेन दिखाई दे रही है मक्के के पौधे से जो शुरुआत होती है, और जिस पर निर्भर है ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा। फिर टिड्डे पर निर्भर है मेढक, और मेढक पर निर्भर है अजगर, या मेढक को सीधे बाज भी खा सकता है।
इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक फूड चेन है जिसमें तितली है। ये विभिन्न पौधों पर निर्भर है अपने भोजन के लिए, और इस तितली को मेढक भी इस तितली पर क्या है, मेढक भी निर्भर है, और इस पर ड्रैगन फ्लाई भी निर्भर है। और ड्रैगन फ्लाई को एक कोई चिड़िया निर्भर है भोजन के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई खाद्य श्रृंखलाएँ हैं, पर इस खाद्य श्रृंखला में देख रहे हैं कि कोई जीव, जैसे यहाँ पे मेढक है, मेढक ये दो जीवों पर निर्भर है भोजन के लिए, या दो जीवों को खाता है अपने भोजन के लिए, वो है टिड्डा और बटरफ्लाई। परंतु ये मेढक स्वयं भी कई जीवों का भोजन है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या है, वो लीनियर नहीं है, मतलब कि कोई ऐसा निश्चित क्रम नहीं है कि एक जीव को दूसरा जीव खाएगा, दूसरे जीव को ही कोई दूसरा निश्चित जीव खाएगा और उसको कोई और निश्चित जीव खाएगा। यहाँ पर क्या है, एक जीव एक या एक से अधिक जीवों पर निर्भर है भोजन के लिए, और वह जीव स्वयं अन्य कई जीवों का भोजन है, या अन्य कई जीव उस पर निर्भर है भोजन के लिए। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि कोई फूड चेन क्या लीनियर ना हो करके ये क्या है, शाखान्वित है या ब्रांच्ड है। और विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल करके या किसी जीव के द्वारा जुड़ करके क्या करते हैं, एक जाल का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम फूड वेव या खाद्य जाल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी का अन्य कार्य, ऊर्जा का प्रवाह या एनर्जी फ्लो। पारितंत्र के विभिन्न जैविक घटकों के विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, भोजन है। पारितंत्र के विभिन्न जैविक घटकों की परस्पर अन्योन्यक्रियता में एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह भोजन के रूप में होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वपोषी यानी कि जो कि प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, सूर्य के प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य की ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है, और इसी सौर ऊर्जा को उत्पादक क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ के रूप में या रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। यह जो पौधे के अंदर संचित ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं को संपन्न करने में सहायक होता है। पारितंत्र में उत्पादकों से ऊर्जा यानी कि पौधों से ऊर्जा विभिन्न उपभोक्ताओं एवं अपघटकों यानी कि डिकम्पोजर तक जाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में जब परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाती है। पारितंत्र के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह का जब विस्तृत अध्ययन किया गया तो निम्नलिखित तथ्य पाए गए।
तो पहला तथ्य ये पाया गया कि इकोसिस्टम में पौधों की हरी पत्तियाँ प्राप्त होने वाली सोलर एनर्जी का केवल लगभग 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है उसका पत्तियां सिर्फ 1% हिस्सा ही उपयोग में लाती हैं और रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती हैं। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। कुछ मात्रा का उपयोग भोजन को पचाने में, कुछ विभिन्न जैव क्रियाओं में और कुछ का वृद्धि एवं जनन में होता है। और खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल जाता है। यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता भोजन ग्रहण करते हैं पौधे से, उसका सिर्फ 10% हिस्सा ही अपना बायोमास बनाने में यूज करते हैं। 90% जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, व्यर्थ हो जाती है, जिसमें से कुछ है कि अनावश्यक रूप से व्यर्थ हो जाती है, कुछ का उपयोग वे अपने पाचन में विभिन्न जैव क्रियाओं के लिए और वृद्धि एवं जनन के लिए उपयोग करते हैं। और बायोमास के प्रोडक्शन में अपने भार के निर्माण में सिर्फ केवल 10% ही ऊर्जा का उपयोग करते हैं तथा यही 10% जो ऊर्जा होती है वो अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक पोषण स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। इसे ही हम लिंडमैन का 10% ऊर्जा का स्थानांतरण का नियम कहते हैं। केवल 10% ही ऊर्जा अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है। इसको हम एक उदाहरण की तरह से समझ सकते हैं कि किसी खाद्य श्रृंखला में यदि उत्पादक के पास 100% ऊर्जा है तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो कि शाकाहारी है को केवल उसका 10% ऊर्जा ही मिलेगा। उससे दूसरी श्रेणी के उपभोक्ता जो कि मांसाहारी है तो केवल 1% ऊर्जा मिलेगी। इसी प्रकार से अगली श्रेणी के उपभोक्ता को केवल 1% का 10% यानी कि 0.1% ऊर्जा मिलेगी। इस प्रकार एक से दूसरी श्रेणी के जीव में केवल 10% ऊर्जा पिछली श्रेणी से प्राप्त हो सकती है। प्रकृति में ऊर्जा प्रवाह के अध्ययन से यह बात भी स्पष्ट होता है कि पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है तथा यह एक दिशात्मक यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या है, जो ऊर्जा प्रवाह कहता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो खाद्य पदार्थों के रूप में ऊर्जा उत्पादकों से विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है। यानी कि ऊर्जा क्या होती है, खाद्य श्रृंखला के निम्न स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल प्रथम से उच्च स्तर के ट्रॉफिक लेवल तक
होती है, ट्रांसफ़र होती है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकती है तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों में उपलब्ध नहीं हो सकती है। यही क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, माने कि ऊर्जा का प्रवाह निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की होता है, उच्च पोषण स्तर से निम्न स्तर की ओर नहीं हो सकता। जैसे यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक रूप से स्थानांतरित होती है, अपने पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। और दूसरी बात यह स्पष्ट होती है कि प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की इकोसिस्टम के फंक्शंस, जिसमें कि हमने चर्चा की खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और ऊर्जा का प्रवाह। आज यहीं पर इसी टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।